अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच से मैं उमेश महादोशी आपको सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज मंगलवार है और आज के विविधा कार्यक्रम में शामिल है सुप्रसिद्ध लघु कथाकार श्री पवन शर्मा के लघु कथा संग्रह मेरी चुनिंदा लघु कथाएं पर चर्चा। आज की चर्चाकार हैं नई पीढ़ी की कथाकार, उभरती हुई समीक्षक और अभिराम साहित्यिकी की सह संपादक सुश्री ज्योत्सना कपिल। लेकिन इससे पहले एक निवेदन। अभिराम वाणी आपका अपना मंच है, इसलिए सहृदय पाठकों तक पहुंचाने में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। साथ ही यदि आपने स्वयं इस मंच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आज अवश्य कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की सूचना सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। आप सब अपनी प्रतिक्रिया से भी अवगत कराएंगे तो निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ ही आज हम आपके साथ एक खुशी का क्षण साझा करना चाहते हैं। अभिराम वाणी की सब्सक्राइबर्स की संख्या 100 को पार कर गई है। निश्चित रूप से ये सब आप लोगों के स्नेह और इस मंच के साथ जुड़ाव का परिणाम है। मैं अभिराम साहित्यिकी और अभिराम वाणी की पूरी टीम की ओर से आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। तो आइए आरंभ करते हैं चर्चा सुप्रसिद्ध लघु कथाकार श्री पवन शर्मा के लघु कथा संग्रह मेरी चुनिंदा लघु कथाएं पर। इस चर्चा में शामिल विचार और स्वर दोनों ही ज्योत्सना कपिल के हैं। 56 लघु कथाओं के इस संग्रह पर ज्योत्सना जी ने अपनी राय रखी है। साथ ही उन्होंने कई लघु कथाओं की चर्चा, उनका परिचय अपने शब्दों में बहुत ही रोचक ढंग से दिया है। तो मैं आमंत्रित करता हूं ज्योत्सना कपिल जी को, आएं और चर्चा आरंभ करें। ये है पवन शर्मा जी का लघु कथा संग्रह मेरी चुनिंदा लघु कथाएं। इस संग्रह का प्रकाशन दिशा प्रकाशन ने किया है, जिनका पता है 138/16 त्रिनगर, दिल्ली 110035। संग्रह की कीमत है पेपरबैक में ₹125 मात्र और सजिल्द रूप में ₹250। तो आइए ज्योत्सना जी। धन्यवाद डॉक्टर महादोशी जी। आप सभी मित्रों को ज्योत्सना कपिल का नमस्कार। साथियों, मैं अभिराम वाणी चैनल द्वारा आयोजित विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ लघु कथाकार पवन शर्मा जी के कुछ समय पूर्व आए लघु कथा संग्रह मेरी चुनिंदा लघु कथाएं की पुस्तक चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। पवन जी एक काफी चर्चित लघु कथाकार हैं, जो बहुत समय से लघु कथा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उनकी कलम ने एक से बढ़कर एक लघु कथाओं की सर्जना की है, जो पाठकों पर अपना व्यापक असर छोड़ती हैं। अपने संक्षिप्त आत्मकथ्य में पवन जी लघु कथा के भविष्य हेतु बहुत आशान्वित दिखाई देते हैं। वह कहते हैं कि लघु कथाकारों का लक्ष्य परिवर्तन से हटकर जीवन की ओर नहीं जाता,
तब तक उत्कृष्ट लघु कथा साहित्य की सर्जना नहीं की जा सकती। अब पवन जी की लघु कथाओं की ओर चलते हैं। आपकी लघु कथाओं के शीर्षक कथाओं के मूड के अनुरूप है और उन्हें परिभाषित करते हैं। भाषा शैली पात्रानुकूल है। संवाद पात्रों के परिवेश के अनुसार हैं। उनमें प्रांतीय परिवेश की सौंधी महक है। कथानक में समसामयिक समस्याओं के स्वर मुखर हुए हैं, जिनमें रोजी रोटी की समस्या, दहेज, बलात्कार, दरकते रिश्ते, जनकों का अकेलापन, लोगों की सुप्त होती संवेदनशीलता, छुआछूत सभी कुछ समाहित है। अब मैं बात करती हूँ उनकी कुछ लघु कथाओं की। यूं तो पूरे संग्रह में एक से एक अच्छी लघु कथाएं हैं, पर मुझे सबसे अधिक जो पसंद आई वह लघु कथा थी कर्म। कर्म जिसमें कूड़ा बीनने वाले दो बच्चे हैं और वो कूड़े के पास एक मूर्छित व्यक्ति को देखते हैं जिसके सर से खून बह रहा है। वे अपनी जर्जर आर्थिक स्थिति में भी पैसे उधार लेकर उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं और उसकी जीवन रक्षा करते हैं। हालांकि ठीक हो जाने के उपरांत वो ध्यान भी नहीं देता कि किसने उसका जीवन बचाया। यह एक सकारात्मक संदेश देती लघु कथा थी, जो कि हमें बहुत कुछ सिखा देती है। इसके अतिरिक्त एक लघु कथा है अहमियत, जिसमें पात्र देखता है कि साल में एक बार आने वाले उसके छोटे भाई के स्वागत के लिए घर में तरह तरह की तैयारियां होती हैं और उसे ये विश्वास हो जाता है कि घर में उसकी अहमियत छोटे भाई से कम है। पूरा दिन वह दफ्तर में गुजारने के बाद खाली समय में इधर उधर घूमता रहता है, फिल्म देखता है और रात के 11 बजे घर पहुंचता है। जब पत्नी से वह भोजन परोसने के लिए कहता है तो पत्नी उसे बताती है कि वह उसके इंतजार में उसके पिता और भाई दोनों ही भूखे बैठे हैं। उस वक्त उसे एहसास होता है कि यह उसकी गलतफहमी थी कि उसकी अहमियत नहीं है, परंतु सचमुच में उसकी अहमियत उतनी ही है जितनी कि छोटे भाई की है। और उसे काफी सुखद आश्चर्य होता है। इसमें सुरेंद्र के पिता के नाम से 4 लघु कथाओं की श्रृंखला है जो काफी मार्मिक बन पड़ी है। इसके अतिरिक्त एक लघु कथा है षड्यंत्र, जिसमें माता पिता अपने बेटे के विवाह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कई लड़कियों की फोटो देखकर चर्चा कर रहे हैं। तब पिता दबी जबान से कहते हैं, एक लड़की की तरफ इंगित करके बताते हैं कि वहां से उन्हें काफी अच्छा दहेज मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर विवाह करना ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे में उनका बेटा बहुत परेशान होकर कहता है कि बाबूजी, कम से कम मुझे बेचिए तो मत। इसी प्रकार एक लघु कथा है टूटने पर। इसमें माता पिता बात कर रहे हैं। पिता बताते हैं कि बाजार में उनका बेटा मिला था। यह सुनकर माँ बड़ी खुश हो जाती है और उन सबके हालचाल पूछने लगती है। उसे लगता है कि वो अचानक कैसे चला गया, और जब वो चिंता में पड़ी थी तभी उस लड़के के पिता बताते हैं कि आज जब बाजार में मिला था तो वो कह रहा था कि उसके हिस्से के खेत उसे दे दिए जाएं ताकि वो अपना धंधा चालू कर ले। और ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे जलती हुई लकड़ी चटक उठी और पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर लघु कथा है एक एडजस्टमेंट। इसमें पति बताता है कि उसके एक जगह उन लोगों को मकान मिल गया है जहाँ पे किराया काफी दुगना है। तो पत्नी चिंता व्यक्त करती है कि सारे खर्चों का एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो वो कहता है कि कुछ खर्चों में हम कटौती कर लेंगे, जैसे कि मेहरी नहीं रखेंगे, दूध की मात्रा कम कर लेंगे, अखबार लेना बंद कर देंगे, पिक्चर वगैरह कम देखेंगे, इतना एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। और यह कहकर वो सिगरेट जलाने लगता है। तब उसकी पत्नी कसमसाते हुए कहती है, और सिगरेट की आंच में अपन लोग चाय भी बना लेंगे, है ना। और यहीं पर यह लघु कथा एक तीखी चुभन देते हुए समाप्त हो जाती है। पवन जी की एक लघु कथा है चीखें। इसमें एक व्यक्ति देखता है कि उसके सामने वाले परिवार से कुछ चीख पुकार सुनाई दे रही है। जब वो
आसपास पूछताछ करता है तो पता लगता है कि उनके घर में जो नया नौकर आया हुआ है उस पर मालकिन की चूड़ियां चुरा लेने का संदेह है। वो लोग मार पीट कर लड़के से पूछने की कोशिश करते हैं पर वो कुछ नहीं बताता है और उन्हें लगता है कि ये लोग बड़े शातिर होते हैं पर आसानी से बताते नहीं हैं। अंत में एक पुलिस की जीप आके रुकती है और पुलिस वाले अंदर जाते हैं, उस लड़के को टॉर्चर करते हैं, उसके काफी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और फिर वो उस लड़के को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। उस समय पात्र को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पड़ोसी का बंगला बेहद डरावना लग रहा है। एक लघु कथा है बूढ़ी आंखें। इसमें बूढ़ी माँ की आंखों में बहुत दर्द है और बेटा उससे कहता है कि जब उसकी तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं तुम्हारा चेकअप करवा दूंगा, चश्मा बनवा दूंगा। तो माँ कहती है, अरे पहली तनख्वाह मिलेगी तो बहू के लिए साड़ी वाड़ी ले लेना। तो बोला, अरे उस पे कपड़े नहीं है क्या? पहले आंखें चेक हो जाएं, चश्मा बन जाए, फिर उसके लिए साड़ी भी ले दूंगा। और ये सुनकर कि बेटे के मन में उसके प्रति बहुत हमदर्दी है, माँ को बहुत तसल्ली मिल जाती है और उसके चेहरे पर एक स्नेहमयी मुस्कान फैल जाती है। फिर एक लघु कथा है चेहरे। चेहरे में बताया है कि एक पुलिस वाला किसी लड़की के साथ अत्याचार कर रहा है और फिर वो लोग एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं जो कि पत्रकार है और उसे डरा धमका के पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। तो वो बताता है कि मैं प्रेस में एक अभी समाचार मिला था, उसे देने के लिए जा रहा हूँ जिससे सुबह वो छप सके। और फिर वो उससे पूछता है कि आप लोग ये सब क्या कर रहे थे? तो उस बात को छुपाने के लिए पुलिस वाला उसे मारता है और जब वो बेहोश होकर लुढ़क जाता है तो वो अपने सिपाही से कहता है कि इस साले के ऊपर उस लड़की के रेप का केस बनाओ। तो उसका कांस्टेबल कहता है, लेकिन साहब वो लड़की। तो बोला, अरे उस साली ने कौन सा हमारा चेहरा देख लिया है, उसे क्या पता कि किसने किया है। रही मेडिकल की बात तो उससे भी निपट लेंगे। ये कहकर इंस्पेक्टर सिगरेट सुलगाता है और कहता है, इस साले को तो हमने रात में गश्त लगाते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। हा हा हा। इस तरह से अन्य भी कई भी लघु कथाएं हैं जो पढ़ने वाले के मस्तिष्क पर गहरा असर छोड़ती हैं और ये उनकी कलम की मैं सफलता ही कहूंगी। इन लघु कथाओं में समाज में व्याप्त सभी मुद्दे उठाए गए हैं जो लेखक के सामाजिक सरोकारों को रेखांकित करते हैं। परंतु मुझे संग्रह में कुछ सुखद कथाओं की कमी अवश्य महसूस हुई। मुझे लगता है कि समाज में कई बुराइयां हैं, मानती हूँ, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी है। तो लेखक होने के नाते हमारा दायित्व ये है कि हम समाज की ना सिर्फ बुराइयों को दिखाएं बल्कि हमें कुछ सुखद चीजें, कुछ अच्छी चीजों को भी रेखांकित अवश्य करना चाहिए ताकि समाज को हम एक सकारात्मक संदेश दे सकें। बस ये अगर पूरी हो जाती कमी तो ये संग्रह और भी सुंदर बन जाता। एक और मैं चाहती हूँ कि पवन जी को कुछ घर परिवार के मुद्दों से हटकर भी कुछ और मुद्दे भी अवश्य उठाने चाहिए, उन पर अपनी कलम चलानी चाहिए तो और भी अच्छा रहेगा। और अंत में मैं पवन जी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि आगे भी वो अपनी ऊर्जास्विता बनाए रखेंगे, सृजनशील रहेंगे और उनकी कलम एक से बढ़कर एक रचनाओं का सृजन करती रहेगी। तो पवन जी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उनकी आगामी रचनाओं के लिए। धन्यवाद।